हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया और इजराइल के रिलेटेड ना मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। रिसेंटली सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जी अगर इजराइल के साथ एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट हो जाए ना, जिसमें फिलिस्तीनियंस को स्टेटहुड मिलता है, तो सऊदी अरबिया इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब देखो गाइस, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ ऐसा कहेंगे। देखो, मुस्लिम वर्ल्ड में ना ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा सऊदी अरबिया के लिए। समझाता हूँ, सऊदी अरबिया को इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज्यादा पेचीदा क्यों है, क्योंकि जिस दिन सऊदी अरबिया ने ना गाइस इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो समझ जाना इनडायरेक्टली पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ही इजराइल को रिकॉग्नाइज करे जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि सऊदी अरबिया के पास इस्लाम के होलीएस्ट साइट जैसे मक्का और मदीना का कंट्रोल है। सऊदी अरबिया इस्लामिक कंट्रीज का चेहरा है। तो अगर सऊदी अरबिया ये कर लेता है तो आप समझ सकते हो क्या क्या हो सकता है। और ईरान बहुत ही ज़्यादा सऊदी से दुश्मनी कर सकता है, और यमन भी कर सकता है, जो सऊदी अरबिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और देखो गाइस, समझाता हूँ कि इजराइल के लिए ना, स्पेशली नेतन्याहू के लिए सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री की ये वाली बात डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, खासकर जब इजराइल और फिलिस्तीन की हमस के बीच जंग में वॉर हो रही हो, हालत नॉर्मल नहीं हो पा रहे, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब वॉर रीजनल एरियाज में धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हो, स्प्रेड हो रही हो। एक्चुअली दोस्तों, एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड कर रहे होते हैं। उस वक्त फॉर्म में क्या होता है कि जब उनसे ये पूछा गया कि फैसल बिन फरहान अल सऊद, क्या सऊदी अरबिया एक प्रॉपर वाइडर पॉलिटिकल एग्रीमेंट के बाद फिर इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा? गेस करे व्हाट, इनका जवाब क्या होगा? हाँ, क्यों नहीं, बेशक हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ऑफ कोर्स। यानी सऊदी अरबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा। आगे प्रिंस फैसल ने कहा कि जी हमने रीजनल पीस को हासिल करने के लिए एक फिलिस्तीनियन स्टेट बनाने पर काम किया है, और ये गाजा के कंटेस्ट में और भी ज्यादा रेलेवेंट है। हमने इस पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस सऊदी के प्लान में इन्वॉल्व थी। आगे प्रिंस फैसल कहते हैं कि सऊदी अरबिया के साथ एक नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट हासिल करना इजराइल के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, और वजह मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है कि इनडायरेक्टली ओआईसी ही रिकॉग्नाइज कर लेगी। तो देखो गाइस, ये इजराइल के लिए एक बड़ा इनाम भी हो सकता है, जबकि इजराइल ने पहले ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मोरक्को के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया है। ये मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली बदल कर रख सकता है, ऐसा प्रिंस फैसल ने कहा है। देखो, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो मुझे करंट सिनेरियो देखकर ना ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर 2 स्टेट्स यहाँ पर प्रॉपरली बन जाते हैं तो ये इजराइल का गाजा पर बॉम्बिंग वाला करंट सिनेरियो को देखते हुए फिलिस्तीनियंस के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा, और राहत भी मिलेगी फिलिस्तीनियंस को। लाखों फिलिस्तीनियंस की यहाँ पर ना डिफरेंट अरब के मिलिटरीज को फिलिस्तीन बॉर्डर्स जब ये एस्टैब्लिश हो जाएंगे, यहाँ ड्यूटी पर लगा देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर दोस्तों? देखिए, दिक्कत यह है कि जेरूशलम, जी हाँ, जेरूशलम किसके पास रहेगा, यही एक बड़ा इशू होगा। क्या जेरूशलम इजराइल या फिर फिलिस्तीन के पास रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जेरूशलम को इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन का भी कैपिटल बना दे। ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि लड़ाई तो इसलिए ही हो रही है, मस्जिद अल अक्सा के लिए ही हो रही है, जीव्स के होली वॉल के लिए हो रही है, और ना ही जेरूशलम को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल के सेटलर्स यहाँ पर फिर से दोबारा इनोसेंट फिलिस्तीनियंस की लैंड को ग्रैब करना शुरू कर देंगे। आधी परेशानी ना गाइस इजराइल के सेटलर्स की वजह से हो रही है, जो ईस्ट जेरूशलम में फिलिस्तीनियंस के घर को इल्लीगली कब्जा कर रह रहे हैं, उसमें अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, और फिलिस्तीन के फैमिलीज को उनको बाहर धक्के मारकर निकाल रहे हैं। एक पल को आप ना अपने डिफरेंसेस साइड में रख दीजिए और इमेजिन करें कि कोई आपके घर को इल्लीगली छीन लेता है, आपसे कब्जा कर लेता है, तो आपको कैसा लगेगा? और ना ही पुलिस और ना ही कोर्ट आपको हेल्प करेंगी, और ना ही गवर्नमेंट हेल्प करेगी। फिर आप कहाँ जाओगे? और जहाँ जहाँ जाओगे ना, वहाँ आपको इलीगल ऑक्यूपेशन ही देखने को मिलेगी। तो सेम सिनेरियो आप फिलिस्तीनियंस के साथ देख सकते हैं, उन पर क्या गुजर रही है, कितना मेहनत से वो लोग ने घर बनाया होगा। और गाजा में वॉर तब शुरू हुई जब हमस ने अक्टूबर 7 को इजराइल के सदरन बॉर्डर पर घुसकर 1200 से ज्यादा लोगों को मार डाला, और कुछ
240 लोगों को कैद किया और हमास ने इसकी वजह भी बोला है, वो मैं आगे बोलूंगा। और इसके रेस्पॉन्स में इजराइल की गवर्नमेंट ने हमास से 1000 कदम आगे बढ़कर इजराइल ने हमास के हमलों का जवाब देते हुए गाजा पर डीप बॉम्बिंग और जमीनी हमला करके जवाब दिया है। उनके घरों को तोड़ दिया है, गाजा की थोड़ी जमीन को कब्जा लिया है, जिसमें कम से कम हमास तो नहीं मरे हैं लेकिन 24,000 से ज्यादा इनोसेंट गाजा के फिलिस्तीनियन सिटीजन को इजराइल ने मार डाला, जिसमें औरतें और ज्यादा मासूम बच्चे भी शामिल थे। और हमास टारगेट था लेकिन यहाँ सिविलियंस टारगेट बन गए हैं इजराइल के। और हमको ये बात जानना जरूरी है कि आखिर हमास ने इजराइल पर अटैक ही क्यों किया। देखो, हमास ने बहुत सारे वेरियस रीजन बताए हैं, जैसे कि इजरायली कब्जा, गाजा स्ट्रिप को ब्लॉकेट करना, इजरायली सेटलर्स का फिलिस्तीनियंस के घरों को इलीगली कब्जा करना और इजराइल फिलिस्तीनियंस की मूवमेंट पर पाबंदियां लगाता है। हजारों फिलिस्तीनियंस को इजराइल ने अपने जेलों में कैद कर रखा है, जेलों में डाल दिया है फिलिस्तीनियंस को। जेलों में फिलिस्तीनियंस औरतों का बलात्कार किया जाता है, बच्चों को, महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है। इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स का एक्सपेंशन हाल ही में बहुत ही ज्यादा तेज हुआ है। यहाँ फिलिस्तीनियंस को उनके ही घर से धक्के मारकर हकाल दिया जा रहा है। इन सभी वजहों से ना हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक किया है। अगर इजराइल ये सब ना करता तो क्या आज हमास उन पर अटैक करता? ये सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है गाइस। अब यहाँ पर फिलिस्तीनियंस चाहते हैं कि उन्हें 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल के द्वारा कब्जा किए गए इलाकों में एक स्टेट मिले, उनके इलाके वापस मिले जिसका कैपिटल ईस्ट जेरूशलम हो। इस इशू में यूएस का भी यहाँ रोल था। यहाँ यूएस के द्वारा भी नेगोशिएशन इजराइल के साथ दूसरी तरफ किए गए थे, लेकिन इजराइल ने इग्नोर ही कर दिया है, जो कि ये बात 10 साल पुरानी थी। तो सऊदी अरबिया पर ये टोटल डिपेंड करेगा, क्योंकि अगेन देखो, सऊदी अरबिया खुद चाहता है कि 1967 के बॉर्डर्स के साथ एक प्रॉपर फिलिस्तीनियन स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाए यहाँ पर, और जिसका कैपिटल ईस्ट जेरूशलम हो, जो इजराइल ने आज के टाइम इलीगली कब्जा कर यहाँ पर बैठा हुआ है। जेरूशलम इजराइल की सोवेनिटी इंटीग्रिटी लैंड नहीं हो सकती, यह यूएन की ऑफिशियल डेटा के मुताबिक है। और दोस्तों, कहीं ना इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इंडिया ने आईएमए कॉरिडोर का रूट सेट करने के टाइम बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये यहाँ पर मेरा पर्सपेक्टिव है कि आईएमए कॉरिडोर जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका रूट इंडिया से यूएई तक है, फिर यूएई से सऊदी अरबिया और फिर सऊदी अरबिया से जॉर्डन, अगेन जॉर्डन से इजराइल, इजराइल से ये कॉरिडोर यूरोप तक पहुंचने का रास्ता बनता है। लेकिन ना गाइस, इस रूट में हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप एक्टिव है। ऊपर लेबनान में हिजबुल्ला बैठा हुआ है, नीचे हमास है जो इजराइल के दुश्मन है, और इजराइल इन दोनों का पक्का दुश्मन है। इस दुश्मनी के चलते ये पॉसिबल है कि ट्रेड सिक्योरिटी में एक बड़ा ब्लंडर इंडिया को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, चाहे इजराइल सऊदी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर ले या फिर ना कर ले। इंडिया की ट्रेड सिक्योरिटी यहाँ इजराइल के थ्रू रिस्क में आ सकती है, इसलिए इंडिया के लिए ना सिक्योरिटी के लिए बेहतर हो सकता है कि ट्रेड रूट को सऊदी अरबिया से इजिप्ट के थ्रू यूरोप तक भेजा जाए। हाँ, बीच में हमें एक शिप लेना पड़ेगा, अगेन सिक्योरिटी के साथ हमारे प्यारे भारत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सप्लोर किया जाए सिक्योरिटी को लेकर। किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ से बचने के लिए कॉशन अप्रोच करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।